नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक हैं, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली पालन के लिए कैसे बनाएं नए तालाब। आम के बागों में फल मक्खी कीट की रोकथाम। वर्तमान समय में बढ़ती आबादी और घटती कृषि योग्य भूमि पर कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त करना किसानों के लिए एक चुनौती है, जिसका समाधान कृषि के साथ कुछ ऐसे व्यवसाय को अपनाया जाए जो कम समय में अधिक उत्पादन दे और जिनका बाजार में मूल्य व मांग अधिक हो। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन, जिसके तहत आज बात कर रहे हैं तालाबों के निर्माण की। तो नए तालाब बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। आज आप लोगों को हम बताएंगे, अगर आप लोग मत्स्य पालन करने में इच्छुक हैं और अगर आप नए तालाब खनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि मत्स्य पालन तभी आपका सफलता मिलेगा अगर मछली का तालाब के प्रारूप एवं उसकी रूपरेखा को उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वो इसीलिए है क्योंकि जब आप मछली पालन करते हैं तो पहले मिट्टी का जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय आप क्या कीजिएगा, जब आप तालाब खनवा लेंगे तो 2 बाय 3 फीट का आप एक गड्ढा कर लेंगे तालाब के चारों ओर और एक बीच में एकदम सेंटर पॉइंट में। तो ऐसा गड्ढा बनाने के बाद आप 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर के अंतराल में आप गड्ढा खनवा के उसका मिट्टी लेकर आप जांच कीजिएगा। जांच करने के बाद अगर आप देखते हैं कि मिट्टी के पीएच अगर 6 से 7.5 के अंदर है तो वो एकदम पर्याप्त है आपके मछली पालन के लिए। और जो मिट्टी है वो थोड़ा काला भूरा मिट्टी होना चाहिए, जिसमें आपका जो दोमट मिट्टी है, क्ले, सिल्ट और आपका रेत मिट्टी, ये तीनों चीज़ आप में उसमें होना चाहिए। अगर वो आपका जो क्ले है वो 30% होना चाहिए, सिल्ट 30% और जो रेत मिट्टी है वो 40%। उसमें ऑर्गेनिक जो आपका जैविक कार्बन है वो 0.5% तक होना चाहिए। उसमें से जो NPK है तो आप 100 ग्राम के अंतराल में आपको देखना है। अगर जो नाइट्रोजन है वो मिनिमम 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होना चाहिए। अगर उसमें फॉस्फोरस है वो 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में और पोटेशियम तो वो लगभग 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होना चाहिए। तो ये कुछ चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थान का चयन। तालाब निर्माण के लिए स्थान का चयन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण के लिए स्थान के चयन पर ही निर्भर करती है। तालाब के लिए स्थान का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। वो पहले आप एक बार ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व पश्चिम दिशा में आपको एक जगह नीचे तली ज़मीन को चूज़ करना है और ऐसे चूज़ करना है जो कि हमेशा दोमट या चिकनी मिट्टी। तो अगर इस टाइप का अगर मिट्टी है तो उससे क्या होता है, जो पानी है वो नीचे तली मतलब पोखर में रहेगा और आपके वाटर सीपेज कम होगा, तो तालाब में आपका हमेशा पानी भरा रहेगा। और साथ ही साथ पानी के निकासी के लिए और प्रवेश के लिए द्वार हमेशा रखना चाहिए। तो 2 तरीके का आप तालाब यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास साधन है आप वही उसी में इस्तेमाल कीजिए। मछली तालाब अगर आप पहले शुरू करना चाहते हैं तो 3 तरीके का तालाब ज़्यादातर देखा जाता है। तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब छोटे तथा मौसमी होते हैं। इन नर्सरी तालाबों में 0 आकार से पौने आकार की मछलियों के बीजों का पालन किया जाता है। सामान्यतः
इन तालाबों का आकार 0.1 से लेकर 0.4 हेक्टेयर और उनकी गहराई 1.0 से 1.5 मीटर तक की होती है, ताकि तालाब में मछलियों के बीजों का पालन बड़ी सहजता से किया जा सके। दूसरा है पालन या रेयरिंग तालाब। इन तालाबों में छोटी मछलियों फ्राई का परिपालन और संवर्धन किया जाता है। ऐसे तालाबों में अंगुलिकाएं फिंगरलिंग तैयार की जाती है। इन रेयरिंग तालाबों का आकार 0.4 से 0.1 हेक्टेयर तथा गहराई 1.5 से 2.0 मीटर होती है। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टॉकिंग तालाब। मछली पालन वाले तालाब आकार में बड़े होते हैं। ऐसे तालाबों का आकार और क्षेत्रफल 0.5 से 2.0 हेक्टेयर और गहराई 2.0 से 2.5 मीटर तक होता है तथा इन तालाबों में मछलियों का पालन उस समय तक किया जाता है जब तक कि वो पुष्ट या खाने योग्य न हो जाए। तो ये 3 तरीके का जो तालाब है, पहले जो नर्सरी तालाब के बारे में जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हम छोटे मछली जब प्रजनन के बाद जब मछली का अंडा प्रस्फुट होता है उसके 3-4 दिन के बाद उसको हम लोग स्पॉन कहलाते हैं। तो उसी स्पॉन को अगर हम लोग डालते हैं नर्सरी तालाब में तो 15 से 20 दिन में वो मछली आपका बन जाता है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के लंबाई में। तो उस तरीके का तालाब आपका छोटे आकार में होना चाहिए। उसके बाद जब वो फ्राई के, जैसे हम बोले थे कि नर्सरी तालाब स्पॉन हम डाल रहे हैं फ्राई में परिणत करने के लिए, जब वो मछली फ्राई बन गया है तो उसको 15 से 20 सेंटीमीटर तक अंगुलिका के लिए हम लोग रियरिंग यानी पोषण पालन तालाब में हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे और ये पालन करने में आपको लगभग 1 से 2 महीना लग जाएगा। तो उसके बाद आप वही मछली को जो कि अंगुलिका है उसको हम डाल देंगे संचयन तालाब में यानी ग्रो आउट तालाब में। इस तालाब सबसे ज्यादा बड़ा साइज का होना चाहिए और ये नर्सरी और रियरिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 3 तरीके का तालाब। ये ध्यान रखिए कि जब आप तालाब खनवा रहे हैं तो उसका बांध और उसके जो स्लोपिंग है वो टिकाऊ हो, क्योंकि ज्यादातर नीचे तली जमीन में हम लोग मछली पालन करते हैं और बाढ़ के लिए या फिर पानी का जो वेट है वो कभी कभी क्या करता है नीचे जो मिट्टी को धसा देता है, तो सॉइल इरोशन होने का एक बहुत ज्यादा चांसेस है और आपके अगर बांध टूट गया तो मछली पालन करने में दिक्कत होता है, क्योंकि आपका जो डेप्थ है मतलब गहराई है वो धीरे धीरे घट जाता है और पानी में बहुत ज्यादा घुलित मतलब मिट्टी आ जाता है जिससे मछलियों में तकलीफ होता है। और ये ध्यान रखिए जब आप तालाब मतलब मछली पालन करते तो एक तो हो गया आप कहाँ पर मछली पालन करेंगे और किस तरीके का आपको मिट्टी देखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केट में डिमांड क्या है। जैसे कि देखा गया है अभी ज़्यादातर जो किसान है वो हम लोग कार्प मछली यानी रोहू, कतला, नैनी, साथ ही साथ पंगास, फिर माहा, झींगा, ये सब मछली हम लोग पालन कर रहे हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा मार्केट में एक बार जाकर कि आपके आसपास के बाजार में सबसे ज्यादा और महंगा मछली कौन सा बिकता है, तो वो इस पर्यावरण में मछली पालन आप कर सकते हैं कि नहीं, तभी उस मछली को आप चिन्हित कीजिए और उसको आप पालन के लिए प्रयास कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में आम की बागवानी लगभग सभी जगह पर की जाती है और इस समय आम के बागों में फलों का विकास हो रहा है और इस अवस्था में फल मक्खी कीट फलों को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इस कीट की रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। किसान भाई नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो आम की इतनी ज़्यादा खेती हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा इस समय अगर कीटों की बात करें तो सबसे मुख्य कीट इसमें फल मक्खी का आक्रमण होता है। तो फल मक्खी जो हम लोग देखते हैं कि बैक्टोसेरा डोर्सालिस इसमें सबसे प्रमुख जो है फल मक्खी है। ऐसे तो इसकी 30 प्रजाति है जो फलों को नुकसान पहुंचाती है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसान भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं
कि ये हमारा फल मक्खी के द्वारा किस तरह से हमारी फल को क्षति पहुंचता है। ये मक्खी क्या करता है कि फल में छेद करके जो उनका वो भी पोजिटर है उसमें वो क्या करता है, पोजिटर के द्वारा एक होल बनाता है और वहाँ पर एग जो है अंडे को छोड़ देता है। बाद में वो सीमेंट कलर हो जाता है और वहाँ से हैच करके वो अंदर अंदर फलों को खाते रहता है। जब वो फल पकने की अवस्था आती है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो फल है उसमें काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और उसके बाद जब उसको तोड़ करके देखा जाता है तो उसमें काफ़ी संख्या में मैगोट मिलते हैं और वो मिलने से उनका जो है गुणवत्ता काफ़ी खराब होता है, बाजार में उसका मूल्य भी कम मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए या फिर कार्बेरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। वैसी परिस्थिति में किसान भाई को जो है मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि अगर किसान भाई उसको शुरुआती स्तर से अगर उसको अपने फसल को बचा सकते हैं तो उसके लिए उनको जो है 2-3 मेथड है उसका व्यवहार करें तो निश्चित रूप से उसमें वो फल मक्खी से बचा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो बाज़ार में इसके लिए फ्रूट फ्लाई कैचर आता है। फल मक्खी को पकड़ने के लिए जो है वो कैचर है, कैचर का व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो लगभग जो है हम लोग देखते हैं 125 से 150 रुपये के आसपास इसका दाम है, जिसमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसान भाई अपने से बनाना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनके पास इथाइल अल्कोहल जो है वो 60 ml हम लोग लेते हैं। लकड़ी का लगभग 2 इंच का एक गुटका जो प्लाईवुड का होता है उस गुटका लेते हैं। मिथाइल यूजिनोल ये बहुत कॉमन है, ये मिथाइल यूजिनोल का जो है बाज़ार में मिलता है 40 ml मिथाइल यूजिनोल लेंगे और मैलाथियन या DDBP अगर दवा है तो 20 ml दवा लेंगे। और ये एक जो है गुटके के लिए 2 इंच 2.5 इंच के गुटके हैं उसके लिए काफ़ी होता है। इसमें 24 घंटे तक उसमें जो है सोख करा देते हैं। आपके पास कोई भी पुराना बोतल है 1 लीटर 2 लीटर का तो उसका आधा काट के उसके कीप को उलट देते हैं और उसमें जो है 2-3 होल बना देते हैं थोड़ा बड़े साइज का, और नीचे में जो है उसमें आप चाहें तो पानी भर दीजिए या ड्राई भी रख सकते हैं। अगर उसको आप लटका करके अगर रखेंगे तो हम लगता है कि 1 एकड़ के लिए 7-8 जो है वो सफिशिएंट होते हैं। आप अगर उसमें लगा करके रखें तो लगभग 1 महीने तक इसमें से जो मिथाइल यूजिनोल है उसका जो गंध निकलता है, तो जितने भी उसमें मादा का गंध होने के वजह से नर जो है जो मक्खी है वो आकर्षित होती है, और चूंकि इसमें कीटनाशक मिला हुआ है तो उसमें वो सट करके और उसमें बैठता है तो वहाँ पर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। नर मादा आपस में मिलता नहीं है तो वो अंडे उसमें जो है वो देते नहीं है। दूसरा जो है अगर हम लोग मान लीजिए अभी जो है जैविक की बात करते हैं तो कोई चाहते हैं कि हम लोग जो है कीटनाशक का व्यवहार नहीं करें, तो वैसी परिस्थिति में आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसके पास जो है 20 से 30 ग्राम गुड़ है और उसमें 20 से 30 ml जो है हम लोग सिरका मिला देते हैं, और सिरका मिला करके और उसी तरह का बोतल में अगर हम लोग भर के रख दें तो उससे हमारा जो है वो फल मक्खी का को हम लोग आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो लगभग 40 से 50% जो है अगर फलों की क्षति जो है सिर्फ आप घरेलू प्रयोग है उसके द्वारा जो है हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर कीटनाशक का अगर छिड़काव है तो मैलाथियन 50% आता है, उसका 2 से 2.5 ml उसमें जो है 10 से 15 ग्राम गुड़ मिला करके स्प्रे करें। लेकिन ये जो है उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आप फल मक्खी का जो ट्रैप लगाएंगे उससे आप जो है अपना फल मक्खी से जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं। तो किसान भाई को मैं यह ज़रूर सलाह दूंगा कि आप जो है फल मक्खी से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ट्रैप लगाएं और उस फंदा से जो है अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करें और अच्छी गुणवत्ता का फसल जो है वो बाज़ार में बिक्री करें। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी किसान इन सब्जियों की तुराई तो कर लेते हैं पर किसी कारणवश उन्हें बाजार में बेच नहीं पाते हैं, जिससे तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की खोज की है। तो ये किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे बनाएं, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
जीरो एनर्जी कूल चैम्बर यानी शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ बनाने के लिए साधारण वस्तुएं जैसे ईंट, बालू, बांस, खसखस या पुआल, जूट के बोरों की सहायता से इसे बनाया जा सकता है। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 3 से 12 दिन तक, आलू को 17 दिन तक, आम को 8 दिन तक, संतरे का 50 से 60 दिन तक तथा नींबुओं को लंबे समय तक ताज़ा तथा ठीक दशा में रखा जा सकता है। इस विधि से सब्जियों और फलों को बाजार में ज्यादा समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। शून्य ऊर्जा शीत कक्ष है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। तो इसमें एक्चुअली गांव घर का हम फ्रिज भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है ये छोटे साइज़ में बनाया है, जो कि खुली जगह में होना चाहिए। और जैसे कि गृहिणियाँ जो है गांव घर में इसको आंगन में या जहाँ पर खुला हुआ है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो इसको बनाने की बहुत मतलब विधि जो है बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, ईंटों की दीवार है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ईंटों की दीवार के बीच में इसका गैप इतना रखा जाता है और इसके बीच में जो है आपका रेत भर दी जाती है और इस रेत को लगातार गीला रखा जाता है। निर्माण की विधि। भंडारण कक्ष को पानी के स्रोत के पास किसी ऊंचे स्थान का चयन करें। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुणा 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 67.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी 2 परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो। इन खाली स्थान में बालू भरें और बालू को पानी से तर करें। ऊपर के ढक्कन लिए 165 गुना 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर कर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ एक छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे आप देखें ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर दिया गया है और पाइप से इसको हम लोग जो है गीला इसको करते हैं। तो पाइप को अगर हम लगातार इसमें छोड़ दें तो पानी धीरे 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 उसमें आता रहेगा और गीला होता रहेगा। और जहाँ अगर पाइप और बाल्टी की सुविधा नहीं है तो उसको आपको बाल्टी से भी लेके और अपने आप हाथ से भी इसको कोई मग वगैरह से लेके डाला जा सकता है। मतलब रेत को गीला रखना ज़रूरी है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जो रेत गीली रहेगी तो ईंटें भी गीली होंगी और नमी है और पानी जो है इसका वो एवोपरेट होगा, एवोपरेशन होगा इसका। और एवोपरेशन होता है तो एवोपरेशन कूलिंग के कारण ये ठंडा हो जाता है। तो अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर आपका जो है आपका 30 रहेगा या 30 से भी और कम रहेगा। अधिकतर हम लोगों ने जो पाया है कि वो 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान कम रहता है। तो इसमें जो है सब्जियाँ जो छोटा हम लोगों ने बनाया है इसमें हम कोई सब्जियां रख सकते हैं। लोगों ने दूध भी रखा है, दूध भी इसको रख सकते हैं और घर के अंदर में है और सब लोग देखभाल कर रहे हैं। तो और ऊपर से इसको ढांकने के लिए हम लोगों ने एक बनाया हुआ है आपका जो बांस है, बांस की टट्टी है और उसमें जो है ये आपका ये लगाया हुआ है फल। तो ये से लोकल टाइप बना सकते हैं। इसको अगर बड़ा साइज़ है, बड़ा साइज़ करना है जिसमें कि हम और भी सब्जियां और फल रख सकते हैं तो उसमें बड़ा साइज़ करने के लिए इसका बहुत बड़ा साइज़ भी बनाया जा सकता है। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ। गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी यह प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। सावधानियां। प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी ना रुके। इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें। ऐसी साफ व साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए। ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य होनी चाहिए। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए। इसके लिए बांस या लकड़ी फाइबर बोर्ड के बक्सों के स्थान पर फलों व सब्जियों को जालीदार प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें। इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुरक्षित कीटनाशक फफूंदीनाशी छिड़कें। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग और
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्का और सब्जियों की फसल में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सब्जियों की फसल में कीट एवं रोग व्याधि से बचाव के लिए नियमित रूप से फसल की देखरेख करते रहें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर खेत को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप में मिट्टी में छिपे कीड़ों के अंडे, प्यूपा एवं घास के बीज नष्ट हो सकें। गर्मा मूंग तथा उड़द की बुआई को प्राथमिकता देकर 30 अप्रैल से पहले बुआई कर लें। लीची के पेड़ में फल बेधक कीट के शिशु जो उजले रंग के होते हैं वह फलों के डंठल के पास से फलों में प्रवेश कर गूदे को खाते हैं जिससे प्रभावित फल खाने लायक नहीं रहता। इस कीट से बचाव हेतु लीची की पत्तियों और टहनियों पर प्रोफेनोफास 10 मिलीलीटर मात्रा या कार्बेरल 50% घुलनशील पाउडर की 20 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर अप्रैल माह में 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से 2 छिड़काव आसमान साफ रहने पर करें। भिंडी की फसल में फल एवं प्ररोह बेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के शीर्ष प्ररोह, पुष्प और फल को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट से बचाव के लिए सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त पौधों को खेत से अलग कर दें एवं उसके बाद मेलाथियान 50 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या डाइमेथेट 30 ईसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। आम के पेड़ से मिलीबग कीट की निगरानी करते रहें। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पेड़ पर समान रूप से आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। ये जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मटिया जिला जमुई के कृषक राम सेवक यादव ने। ये गाय की जर्सी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो राम सेवक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।